आप सभी का स्वागत है हिमज्ञान कुंज में। जैसे कि आपको पता है हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का लेक्चर है उसमें जो हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं उन्हीं को आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हमने जो सैलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें फेडरलिज्म हम जो डिस्कस कर चुके हैं। द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैलेंस अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स, ये भी कर चुके हैं। आज जिस विषय को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। राइट, सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्या है इसमें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में आज हम देखेंगे कि क्या वो प्रोविजंस है जिसके थ्रू जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसे हम इंश्योर कर रहे हैं। राइट, उसके कुछ प्रोविजंस। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम चाहते हैं या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो इंश्योर करते हैं हम स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस के थ्रू। अब स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस के थ्रू हम तीन चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जुडिशरी को। एक तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एक रिमूवल से रिलेटेड और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट में अगर आप देखें जो हमारी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस है तो जो आर्टिकल 124 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 जो है वो बताता है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो होगा तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू, यानी कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है इसमें, प्रेसिडेंट होगा तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू। पर कब होगा? ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर्स। किसके बाद होगा? जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही, जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही नियुक्ति होगी। किसकी? जो जजेस हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1। प्रेसिडेंट करता है इसे। इसके लिए क्या होता है? कोलिजियम बनाया होता है। जो ये जुडिशियल मेंबर है ना, ये एक कोलिजियम होता है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं वो 5 होते हैं कोलिजियम में। और ये जो कोलिजियम वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ये क्या था? 1993 में। अपॉइंटमेंट के लिए जो एक कॉलेजियम सिस्टम था जिसमें 5 मेंबर होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कब इंट्रोड्यूस किया था? 1993 में। ये जो कॉलेजियम है ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसे? जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो क्लियर हो गया कि जो पहली स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, आप देख रहे हैं ना कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है। जो कॉलेजियम है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के खुद ही सदस्य हैं वही बता रहे हैं कि इन्हें अपॉइंटमेंट करें आप। कौन? प्रेसिडेंट। तो ये प्रोविजन किस में है? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में। यह था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब पढ़ेंगे हम रिमूवल का। जो रिमूवल होता है जजेस का वो कैसे होगा, उसके जो प्रोविजन हैं वो लिखे गए हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में। ये बताता है कि किस तरह से आपको रिमूवल करना है जजेस का प्रीमैच्योर मैनर में। मतलब कि ना तो उनकी कोई ऐसी रिटायरमेंट हो रही है या कुछ नहीं है और कुछ ऐसी कारण है जिसकी वजह से आप उनका रिमूवल करना चाहते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर रहेगा पूरा, वो किस में है? आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, कौन? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इलेबोरेट करता है सारे प्रोविजंस को विद सेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बताता है किस तरह से उसमें आप इंडिपेंडेंस रख पाएंगे जुडिशरी में। राइट, ये और भी कुछ प्रोविजंस है। जैसे आपको ये भी पता होगा कि जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है क्या? कंडीशन ऑफ सर्विसेज। राइट, पर एक ये भी क्लॉज है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है? वो अल्टरेशन नहीं कर सकता इन चीज़ों का। अगर मान लो आपने
लेट्स से केस है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50 रुपये सैलरी है, तो अब पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता कि उसको कम करके डिसएडवांटेज फॉर्म में कर दे 20। नॉर्मल सिचुएशन, if there is financial emergency, then obviously parliament can decrease the salaries of the judges, but in normal scenario they cannot change the condition of services or salaries of the whom जो judges हैं, means they are not subject of alteration tending toward disadvantage, तो उनको अल्टर नहीं कर सकते डिसएडवांटेज की तरफ, ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ कंडीशन ऑफ सर्विस तो बनाता है पर उनको डिसएडवांटेजेस की तरफ नहीं कर सकता पार्लियामेंट एक बार इस्टेब्लिश करने के बाद नॉर्मल कंडीशंस में। उसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जुडिशरी का, उसमें सब आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जुडिशरी का वो किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के। अब आपको ये पता है ना कि जो हमारा इंडिया है, जो हमने जुडिशरी सिस्टम लिया है वो तो अडॉप्ट किया हमने यूएसए से, पर इंडिया का जुडिशरी सिस्टम फेडरल ना होके कैसा है? यूनाइटरी। क्या है? यूनाइटरी कैसे? क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे पावरफुल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर भी, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारे नीचे उनके ऊपर भी कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में। कैसा फॉर्म ऑफ है? इंटीग्रेटेड, क्योंकि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, और ये सारे क्या है? इंटरलेटेड। सबसे पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट, वही क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है नीचे वाले हाई कोर्ट्स का। तो कैसा है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है। कैसी है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है हमारे भारत में, राइट। ये तो था स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के रिलेटेड। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ ब्रीफ में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइलेंट फीचर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में कैसे इंश्योर कर रहे हैं हम जुडिशरी में इंडिपेंडेंस? एक तो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस दिया हुआ है जुडिशरी, जिसमें अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम आर्टिकल 124 क्लॉज 1 के थ्रू, रिमूवल कर रहे हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो भी लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गया या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। कैसा सिस्टम है? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है इंडिया में। और आपको पता है जुडिशरी का सिस्टम कहाँ से लिया हमने? यूएसए से। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो हम, वो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस। कौन कौन से फंक्शनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की हुई है जुडिशरी को? पहला है फाइनल इंटरप्रिटेशन और रिविजनरी जुरिस्डिक्शन, फाइनेंशियल इंटरप्रिटेटर एंड रिवाइजनरी जुरिस्डिक्शन। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारा लॉ है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसका जो फाइनल इंटरप्रिटेटर है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। और सेकंड थिंग कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई जजमेंट दी और उस जजमेंट को में कुछ वर्डिक्ट दे दी कि ये ऐसे फॉलो होगा। प्रेम्बल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने पढ़ाया भी आपको। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कि नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दिया कि पार्लियामेंट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने अपनी ही पिछली वाली स्टेटमेंट को हटाते हुए एक नई स्टेटमेंट दी, तो इसको कहते हैं रिवाइजनरी जुरिस्डिक्शन। मतलब अपनी पहली जो इनकी वर्डिक्ट थी उसको चेंज करते हुए दूसरी को अडॉप्ट किया, इसको कहते हैं रिवाइजनरी जुरिस्डिक्शन। प्रियम्बल के केस में यही हुआ है। ये एग्जांपल है हमारे जो सिद्ध करते हैं इस बात को। दूसरा है मैनेज बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया था ना आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर कब आया? हमारे केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में आया कब? 1973। इसका पूरा नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, 1973 में। वहां से इन्वॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी हाई कोर्ट्स को। जो कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि वो मैनेज करें किसको? जो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको प्रोटेक्ट करना है उनको, राइट, ऑल एस्पेक्ट्स में। और ये बता दें आपको केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। उसका जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू को बताइए, आपको यूएसए से लिया हुआ है। जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है, पर जो जुडिशियल रिव्यू को हमने बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया वो कब किया? जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया का। जुडिशियल रिव्यू
is the part of basic structure when it is included in basic structure in मिनर्वा मिल केस होता है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ 1980 में, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा यस, जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब इनकॉर्पोरेट किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशियल रिव्यू? तो मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, राइट। ये भी याद रखना है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इसके अंडर जो हमारा जो हमारा पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उस लॉ को जो जुडिशरी है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है इफ दैट लॉ इज इनकंसिस्टेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर और डोंट फॉलो द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब द स्पिरिट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी जुडिशियल रिव्यू में। पहले भी बताया हुआ मैंने आपको। जुडिशरी इंडिपेंडेंस क्या है कि जैसे कोई भी मॉडर्न डॉक्ट्रिन्स अडॉप्ट कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, तो उसकी इंडिपेंडेंस है जुडिशरी वो उसको अडॉप्ट कर सके हमारे सिस्टम में। जैसे कि एग्जाम्पल ले, मेनका गांधी केस हुआ था। मेनका गांधी बहू है इंदिरा गांधी जी की, संजय गांधी की वाइफ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1978 में। पिछले मोदी 1 में मिनिस्टर भी रही थी। तो जो मेनका गांधी जी है, वो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो मेनका गांधी जी हैं उनका केस हुआ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। उस टाइम क्या डॉक्ट्रिन फॉलो की हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ने? वो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनकॉर्पोरेट किया डॉक्ट्रिन को, एक जिसका नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया किसके थ्रू? जो मेनका गांधी केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में ये हुआ था। तो मतलब जो कोई प्रैग्मेटिक या कोई नई चीज़ें आ रही हैं जस्टिस से रिलेटेड, उनको भी इनकॉर्पोरेट करता रहता है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू, जैसे कि इसने किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंदिरा गांधी के केस में, राइट। तो ये भी कुछ इंडिपेंडेंस दी हुई हमने जुडिशरी को, राइट। ये थी फंक्शनल इंडिपेंडेंस। अब पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में क्या है कि जो भी सैलरीज हो गई सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, जो जैसे सैलरी हो गई, जो फिर अलाउंसेस देते हैं उनको, पेंशन्स देते हैं, या फिर कोई वर्डिक्ट सुना दी कि आपको इतना कंपनसेशन प्रोवाइड करना है फलाने व्यक्ति को, तो ये सब कहाँ से निकलती हैं? कंसोलिडेटेड फंड से। और ये सब किसके अंदर आती हैं? चार्ज आइटम के अंदर। किसके अंदर आती है? चार्ज आइटम के अंदर। ये सब किसके अंदर आती है? चार्ज आइटम। अब चार्ज आइटम आपको पता है, चार्ज आइटमें ऐसी आइटमें होती हैं जिनके लिए हमारे को जो पार्लियामेंट है उसकी अप्रूवल नहीं लेने की जरूरत पड़ती। यानी कि जो बजटरी प्रोविजंस है जिसमें लेजिस्लेशन के थ्रू वोटिंग होती है, उसके थ्रू फिर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलता है, तो वो सब प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। यह है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी हुई हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो यही था वीडियो आज के लिए। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, जिसमें जो अगला सैलिएंट फीचर है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।